हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। और मैं इससे पहले की एक्सरसाइज का भी वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप उनको भी जा करके देखना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें यहाँ पर आज क्या पढ़ना है, इक्वेशंस को रिड्यूस करना है उनको लीनियर फॉर्म में। हमें एक प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम में इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, उसको लीनियर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें करते क्या है कि we reduce the equations in linear form to equations which are not in the form of linearity। मतलब जो लीनियर नहीं होती, जिनकी डिग्री 1 नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब जिनकी डिग्री 1 नहीं होती उनको हम नॉन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वे डेनोमिनेटर में होते हैं और उनकी पावर क्या होती है, -1। अगर हम डेनोमिनेटर में से x को ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर किस में हो जाएगी, -1 में। ठीक है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड 5x माइनस 4/y इक्वल टू -2। एक्स और y डेनोमिनेटर में है। ठीक है। और इनकी डिग्री क्या है, -1 हो जाएगी अगर हम इनको ऊपर ले जाए, यानी कि इस तरीके से 2x की पावर -1 प्लस 3y की पावर -1 इक्वल टू 13 और कुछ इस तरीके से 5x इनवर्स प्लस -4y इनवर्स इक्वल टू -2। तो ये जो इक्वेशन आई है इनकी डिग्री, ठीक है, इनकी डिग्री क्या है, -1 है यहाँ पर इक्वेशन की। जबकि लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है, लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन में, और फिर उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और ये करने के बाद मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, मैं इसकी हेल्प से आपको बताऊंगा। और फिर हम इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। और कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर, इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन को खत्म कर दूंगा। तो मैं इस एग्जांपल को अगले पेज पर लिखता हूँ। देखो एग्जांपल है, मैं पीछे से एक बार देख लेता हूँ फिर भी। 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन भी देख लेता हूं। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 5/x प्लस -4/y इक्वल टू -4/y इक्वल टू -2। तो देखो इसको लीनियर फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल्स है, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स है 1/x, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन पार्ट में मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/x प्लस 3/3 × 1/y इक्वल टू 13 एंड 5 × 1/x प्लस -4 × 1/y इक्वल टू -2। ये आपको पेपर में नहीं करना है, ऐसे लिख करके नहीं दिखाना, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ। देखो हम यहाँ पर 1/x और 1/y को एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे अलग से। ठीक है, हम अलग से एक सिंगल वेरिएबल मानेंगे, वहाँ से लीनियर इक्वेशन को बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, देन इक्वेशंस क्या हो जाएगी 2v। 1/x को हमने क्या मानना है u, और यहाँ पर 2/x है तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3 × 1/y, 1/y को हमने मानना v, तो 3v इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये आ गई। ठीक है, दिस इज दैट। ऐसे ही 5u प्लस -4v इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये आ गई। तो देखो ये लीनियर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हमने इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम यहाँ से u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके प्लेस पर u और v की वैल्यू रख देंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट है बस यहाँ। और एक है छोटा सा कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उस पर एक प्रॉब्लम करेंगे और इंट्रोडक्शन को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, उसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ। तो हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3v, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे 3 को, तो u इक्वल टू हो जाएगा 2 को डिवाइड में 13 माइनस 3v अपॉन में 2। इसको u के पहले इस पर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू यू की वैल्यू 13 माइनस 3v अपॉन 2, ठीक है, माइनस 4v इक्वल टू -2, ठीक है। 5 13 जा 13, 5 जा 65 माइनस 5 3 जा 15v माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे 2 अपॉन में 1 मान करके 2 4 जा 8v इक्वल टू -4, 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब देखो 15v और 8v, 15 और 8 और 5 होते हैं आपके 13 और यहाँ पर 23v माइनस का, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 में से उधर ले जा कर के 65 को माइनस कर देंगे, तो -23v इक्वल टू 65 में से 4 गए 61 माइनस का, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो रुको 61 और यहाँ पर क्या करेंगे v इक्वल टू 61, ठीक है। अब v अपॉन में 23 इसके अपोन में आ जाएगा और देखते हैं कि क्या ये इससे कटता है 23 से। ये 23 से मुश्किल है कटना, ठीक है, ये कट नहीं पाएगा, तो इसका मतलब v की वैल्यू तो आपकी यही आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर करता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं रख देता हूँ v की वैल्यू 2u प्लस 3v की वैल्यू आ गई 61 अपॉन में 23, ठीक है, इक्वल टू में 13। अब अगले पेज पर लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी 2u प्लस 3 इंटू 61 अपॉन में 23 इक्वल टू 13, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसको इस तरफ ले जाओ, 2u इक्वल टू 13 माइनस 3 1 जा 3 3 6 जा 18 अपॉन में 23, 2u इक्वल टू 13 इंटू 23 माइनस 183 अपॉन में 23 और u इक्वल टू आ जाएगा 13 के मल्टीप्लाई 23 में करते हैं, 13 3 जा 39 कैरी थी, 13 2 जा 26 और 3 29, 299 माइनस 183 अपॉन में 23 इक्वल टू 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 23। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ गई 116 अपॉन में 23। नाउ x की वैल्यू क्या थी, सॉरी 1 अपॉन x की वैल्यू क्या थी u ये थी, एंड v की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन y की वैल्यू v थी, 1 अपॉन x u के पहले इस पर ये वैल्यू रख दो, अली 116 अपॉन में 23 एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v की वैल्यू रख दो पीछे से 61 अपॉन में 23, 61 अपॉन में 23, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 116 को अपॉन में ले आओ, 23 को यहाँ इधर न्यूमरेटर में ले आओ और x को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन में 116 इक्वल टू में x, या फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई एंड y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 23 अपॉन में 61, 23 अपॉन में 61, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे उनकी लीनियर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर बार आता है इस टॉपिक से, ठीक है। ये तो इतना आता नहीं है रिड्यूसिबल वाला, लेकिन इससे हर बार आता है क्वेश्चन पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर अपस्ट्रीम और जो डाउनस्ट्रीम है वो केवल ऐसी ऑब्जेक्ट्स पर लगेंगे जो पानी में चलते हैं, मतलब जैसे कि आपका बोट हो गई, आपका जहाज हो गया, यानी कि आपका जो जहाज होता है पानी का, ठीक है, पानी का जहाज,
ठीक है, और आपकी बोट हो गई, और जो भी और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में चलते हैं, ठीक है, पानी और जो पानी के ऊपर ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर हम उन ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे जो सड़क पर चलते हैं, उनके लिए रिलेटिव स्पीड थी। रिलेटिव स्पीड किनके लिए है? जो व्हीकल्स जो रोड पर चलते हैं, ठीक है, उनके लिए रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, हमने पिछले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पर हम दो कार की बात कर रहे थे, ए और बी पॉइंट पर थे, उनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर थी, 100 किलोमीटर थी। ये केवल पानी वाले कंडीशन में ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रीम का मतलब देखते हैं होता क्या है। स्ट्रीम का मतलब होता है मूविंग वाटर। मूविंग वाटर इज कॉल्ड स्ट्रीम। जब पानी मूव करता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रीम या फिर करंट। ठीक है, या तो स्ट्रीम बोलेंगे या फिर बोलेंगे करंट। मूविंग वाटर को बोलते हैं करंट, ठीक है, या फिर स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है जब पानी मूव करता है। ठीक है, अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास यहाँ पर पानी है, ये पानी है, ठीक है। अब पानी के ऊपर ये कोई बोट है, ठीक है, ये कोई बोट है। अब इस बोट में दो चीज़ें होगी, पानी और बोट के बीच में दो चीज़ें होंगी। जब ये मोशन करेंगे, एक तो ये सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे, ठीक है, जिसमें पानी भी मोशन में होगा, स्ट्रीम यानी कि, और बोट भी आपकी मोशन में होगी। पहले जब ये सेम डायरेक्शन में, और एक दूसरी कंडीशन होगी जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जैसे बोट इधर और स्ट्रीम इधर, यानी कि पानी की मोशन इधर। तो अपस्ट्रीम कंडीशन कब लगाई जाती है? अपस्ट्रीम कंडीशन कब लगाई जाती है? जब वे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, पानी भी बोट भी, या फिर बोट के अलावा और कोई ऑब्जेक्ट हो, पानी तो होगा ही होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अप स्ट्रीम में जो मोशन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। बोट इस तरफ चलती है और स्ट्रीम इस तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इसमें अप स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड होती है वो क्या होती है? अगर मैं इसकी स्पीड को एक्सेलेरेट कर लूँ x किलोमीटर पर आवर और इसकी y किलोमीटर पर आवर कर लूँ, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? स्पीड्स को माइनस कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और जबकि हम रिलेटिव स्पीड में हम लोग क्या करते थे? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे, ठीक है, तो हम वहाँ पर स्पीड को ऐड करते थे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में हम उनको क्या करते थे? ऐड करते थे। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे की तरफ आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ तो पानी इसके साथ ही है। पानी तो अब ऐसा थोड़ा कि पानी भी उसी की तरफ आ रहा है, नो, पानी तो उसकी तरफ को जा रहा है। ठीक है, पानी तो उसी के साथ है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था? जो कार थी और एक और बाइक थी, मतलब जो भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी तो बोट के साथ ही है, क्योंकि बोट तो पानी के ऊपर ही तैर रही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और वहाँ पर जबकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड में ऐड करते थे। ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स ऐड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाटर उसी डायरेक्शन में बोट एंड वाटर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वाटर उसी डायरेक्शन में बोट आपकी तैरती है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन को फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एक बोट गई 30 किलोमीटर एंड 44 डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर गई। मतलब पानी और बोट जब अपोजिट डायरेक्शन में गए तो दोनों की डिस्टेंस क्या थी? 30 किलोमीटर, जितनी जितनी दूर तक वो गई। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 10 लगा। ये आपकी बुक का पहला ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और अब सेकंड सिचुएशन में क्या कहा है कि 13 आवर में
वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तय किया उन्होंने। ठीक है, तो हमें स्पीड की और बोट की क्या फाइंड करनी, स्पीड नहीं बल्कि स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड हमें स्टिल वाटर में फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो वही अप स्ट्रीम में सबसे पहले हम बोट की लेट कर लेते हैं स्पीड। लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्ट्रीम बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब फॉर अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो अप स्ट्रीम जब वे ऑपोजिट डायरेक्शन में गई, बोट इस तरफ और पानी इस तरफ यानी कि स्ट्रीम इस तरफ, तो उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आपकी 30 किलोमीटर थी। ठीक है, अप स्ट्रीम के लिए, और स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड में से हमेशा ही स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी थी 30 किलोमीटर और टाइम अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, क्योंकि तो ये तो टोटल टाइम दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का टोटल टाइम दिया हुआ है। तो टाइम ऑफ स्ट्रीम अप स्ट्रीम का टाइम T1 लेट कर लो। ठीक है, अब नाउ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना हमारे पास 30 और टाइम कितना T1, स्पीड कितनी x माइनस वाई। तो T1 को इस तरफ ले जाओ और 30 अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, ये आएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब ऐसी फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम क्या है, स्पीड डाउन स्ट्रीम जब वे सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहाँ पर एडअप हो जाएगी, सेम डायरेक्शन के लिए एडअप हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी है पहले कंडीशन में 44 किलोमीटर और टाइम डाउन स्ट्रीम का टाइम हम T2 मान लेते हैं। तो फिर स्पीड फॉर्मूले से, ठीक है, फ्रॉम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर क्या मान लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 44 डिस्टेंस है, टाइम हमने T2 लेट किया है। तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 44 अपॉन में x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम लगा 10 आवर, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 आवर। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10। T1 T2 की वैल्यू रख दी इक्वेशन फर्स्ट से, इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इसको ABCD में लेकर के चलते हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ सिमिलरली अब हमें किसके लिए करना है, सेकंड सिचुएशन के लिए। अब फॉर अप स्ट्रीम, अब अप स्ट्रीम के लिए दोबारा से देखो सेकंड सिचुएशन में कंडीशन क्या है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम T है। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी है 40 किलोमीटर, सॉरी ये तो डिस्टेंस है, स्पीड है आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम मान लेते हैं यहाँ पर T3 अप स्ट्रीम का। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल टू 40 अपॉन T3। तो T3 कितना आ गया 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड एंड। ऐसे ही अब डाउन स्ट्रीम के लिए, फॉर डाउन स्ट्रीम सिमिलरली फॉर डाउन स्ट्रीम
ठीक है। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, T4 इक्वल टू हो जाएगा 55 अपॉन में x प्लस 5, ठीक है, इक्वल इक्वेशन नंबर 4। अब टोटल टाइम क्या है, 13 आवर, ठीक है। अब टोटल टाइम 13 आवर और दिस वाज दैट T3 प्लस T4 इक्वल टू 13, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पर वैल्यू रख दो T3 T4 की, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, क्योंकि 55 डाउन स्ट्रीम की थी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर सिमिलरली लिखा, सिमिलरली के बाद मैंने यहाँ पर ये इतना सब कुछ किया सेकंड सिचुएशन के लिए, ठीक है, जो हमें सेकंड सिचुएशन में कंडीशन थी। तो आप यहाँ पर सिमिलरली लिखने के बाद ये इक्वेशन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। आप इक्वेशन बी को डायरेक्ट सिमिलरली लिखने के बाद लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यही सेम कंडीशन सेकंड सिचुएशन में लगनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली लिख करके आप ये इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकंड सिचुएशन, उसके बाद ये इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो। अगर आप इसको लेफ्ट करना चाहते हो तो सिमिलरली लिख करके इसको डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि इसमें सिमिलरली का मतलब होता है हूबहू, जिस तरीके से ये हुआ उसी तरीके से ये भी हमको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू का तो चेंज हुआ और तो सब कुछ वही है, ठीक है। तो इतना सब कुछ मत करना वरना पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मतलब कहने का अर्थ है कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। इससे बचने के लिए आपको डायरेक्ट लिख देना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन बी इक्वेशन ए को सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई को कुछ लीनियर इक्वेशन में मान करके इनको लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, यू, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। तो दिस शोज दैट, देखो फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए में अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू रखूँ तो हो जाएगा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर सी। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी से क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो यहाँ पर है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 40u प्लस 55v, तो 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर डी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ कंपेयर, एलिमिनेशन उससे करेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कंपेयर इक्वेशन नंबर सी एंड इक्वेशन नंबर डी टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। इट मीन्स ए यू प्लस ए एक्स प्लस बी वी, ए यू प्लस बी वी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर u और b है तो हमने इसको u और v की टर्म में लिखा, जहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो दिस शोज दैट a1 क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर 30 है, a1 30 है, b1 44 है, ठीक है। एंड c1 कितना है, देखो c1 यहाँ पर 10 है, c1 आपका 10 है, दोनों सी राइट साइड है तो इसलिए मैं उसके साइन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड a2 देखो इस इक्वेशन से 40 है, b2 55 है और c2 आपका 13 है, ठीक है। अब नाउ बाय CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, u अपॉन, ठीक है। देखो
इसके कोफिशिएंट क्या है, यू का कोफिशिएंट है ए, यानी कि ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू V अपॉन, V का कोफिशिएंट क्या है, B है, B को छोड़ करके C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन, अब थर्ड जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो C होता है, तो C को छोड़ करके A1B2 माइनस A1B2, सॉरी A2B1, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। वरना दूसरा फॉर्मूला मैंने बता रखा है U अपॉन, यहाँ पर लिखो B1B2 C1 C2 V A1 A2 B1 B2 और यहाँ पर लिख दो 1, ठीक है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा माइनस करके वो अब U के अपोन में, इसकी करके V के अपोन में, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके A1 B2 माइनस A2 B1 वो इसके अपोन में, C1 A2 माइनस C2 A1 इसके अपोन में, B1 C2 माइनस B2 C1 इसके अपोन में, और देखो वो यही है B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1 और A1 B2 माइनस A2 B1, यही बनेगा। यहाँ से देख लेना, इसको आप कॉपी में करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, इसको रफ में करके देख सकते हो पेपर में, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं U अपॉन B1 की वैल्यू, देखो B1 की वैल्यू क्या है, सबसे पहले B1 की वैल्यू मांगा है, तो B1 की वैल्यू है 44, B1 की वैल्यू 44, ठीक है। आप अपने कोफिशिएंट साथ के साथ देखते रहो, ठीक है, मैं इसको कॉपी को ऊपर नहीं करने वाला। अब तो B1 C2 की वैल्यू है 13, ठीक है, माइनस B2 की वैल्यू है 55, ठीक है, और C1 की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू तो खत्म। अब C1 की वैल्यू, क्योंकि C1 A2 है, C1 की वैल्यू 10 है, A2 की वैल्यू 40 है, माइनस C2 की वैल्यू 13 है, A1 की वैल्यू 30 है, इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर है A1 की वैल्यू 30 है और B2 की वैल्यू 55 है, माइनस A2 की वैल्यू 40 है, B1 की वैल्यू 44 है। इसको कर लेंगे सोल्व, U अपॉन, देखो 44 की मल्टीप्लाई 13 में करनी है, ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं रफ में कर लेता हूँ इधर, तो यहाँ पर मैं करता हूँ तो ये आ गया 872, ठीक है, 872 माइनस 55 की 10 में करेंगे तो 550, एक बार मैं फिर से करके देख लेता हूँ मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी, 572 आएगा, ठीक है, इक्वल टू V अपॉन, देखिए हो जाएगा 100, सॉरी ये हो जाएगा 400 मतलब, ठीक है, 400 माइनस 13 की मल्टीप्लाई, ये था आपका A1 आपका 30 है और B2 आपका ये आपका C2 है, 1 मिनट, V के अपोन में देखते हैं, V के अपोन में A2 40 है, C2 आपका 13 है, ठीक है, और A1 आपका 30 है, तो 13 इंटू 30 ये आ जाएगा 390, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 5 15 एक 16, 1650 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एक 17 और 0, ठीक है, हाँ ठीक है हो गया। अब देखो U अपॉन 572 में से 550 गए तो ये आएगा 22, ठीक है, ये आ जाएगा 22, V अपॉन 44 में से ये गए 400 में से 390 गए तो 10 बचे, इक्वल टू 1 अपॉन 1650 में से ये गया 110 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाय वन कंपेयर करते हैं, तो U अपॉन 22 किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन -1 और 0 के,
ठीक है, एक बार तो इसको कंपेयर करो, तो u इक्वल टू 22 अपॉन में -110 u की वैल्यू आ गई माइनस का 1/5। ठीक है, 1 मिनट में फिर से कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा 550 और 572। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो u इक्वल टू -1/5। अब नाउ अब v की वैल्यू v अपॉन 10, v अपॉन 10 इक्वल टू -1/110। ठीक है, तो 10 को ऊपर ले जाओ, तो 10 अपॉन में 110 माइनस, तो ये जाएगा -1/11, -1/11। अब नाउ v की वैल्यू आ गई -1/11। अब देखो 1/x माइनस वाई किसके इक्वल था, u के। ठीक है, दैट इज -1/5। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू -5, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो x माइनस 5 इक्वल टू -5, तो दिस वॉज दैट x माइनस 5 इक्वल टू -5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मिनट, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर डी माना था ना हमने, तो 4th, हाँ 5th मानेंगे, इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, एंड 1/x प्लस वाई हमने किसके इक्वल माना था, v के, इक्वल टू -1/11। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू -11, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5th को ऐड कर दो, क्योंकि y का टर्म सेम है। तो इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 5th, तो दिस वाज दैट x प्लस वाई इक्वल टू -11, x माइनस वाई इक्वल टू -5। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव और से नेगेटिव कट गया, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 16, तो 2x इक्वल टू -16, x की वैल्यू क्या आ गई -8। ठीक है, -8 आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, ये थी x माइनस वाई इक्वल टू -5। ठीक है, -5। अब x की वैल्यू क्या आई -8, यह -5, -y इक्वल टू -5, -y इक्वल टू -5 प्लस 8, -y इक्वल टू 3 पॉजिटिव, और y की वैल्यू आ गई 3 माइनस का -3। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू -3 आई और x की वैल्यू -8 आई। आप लोगों का सवाल ये होगा कि सर स्पीड नेगेटिव में कैसे आ सकती है। देखो यहाँ पर स्पीड नेगेटिव में इसलिए आई है क्योंकि हमने जो ये C1 और C2 की वैल्यू थी ये हमने पॉजिटिव उठाई, क्योंकि ये दोनों राइट साइड थी ना, तो हमने यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू रखी, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आई। क्यों? क्योंकि a और b यहाँ पर केवल 1 के अपोन में a और b इन दो कोफिशिएंट्स की जरूरत थी। ठीक है, इसलिए वैल्यू यहाँ पर क्या आई निगेटिव आई, बट हम इन नेगेटिव को नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, दिस वाज दैट हैंस स्पीड ऑफ बोट x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड इतनी थी और y की स्पीड इतनी थी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए था, ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, तो आप यहाँ पर इनको माइनस में ही ले लेंगे, मतलब ये जो राइट साइड वैल्यू होगी इसको आप लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आपका जो सॉल्यूशन था, आपका x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 3, जबकि y की वैल्यू -3 थी। हमने माइनस साइन नेगेटिव था, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने C1 C2 की वैल्यू को क्या लिया था पॉजिटिव। ठीक है, ड्यू टू यहाँ पर लिखेंगे हमने जो इसको नेगेटिव साइन नेगलेक्ट लिया,
ड्यू टू पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म की वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो समझ जाएंगे अपना आप कि हमने कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव लेने के बाद वैल्यू क्या आई, निगेटिव में आई। हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और स्पीड ऑफ बोट x 8 आ जाएगी और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपका इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कंप्लीट। अगर आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ भी अभी तक समझ में ना आया हो, किसी भी एग्जाम्पल में कुछ डाउट हो या फिर कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करना, आपको हम उत्तर जरूर देंगे। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आसपास के बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।